गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजीव सर ऑफिशियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो है मौर्य काल से संबंधित। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्य काल से संबंधित जो जानकारी है उसके स्रोत कौन कौन से, अर्थात मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। हमें इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगी। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत। जब मौर्य काल का पीरियड चल रहा था हमारे भारत में, ठीक है, उस समय में उनकी जो भी एक्टिविटी थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, वो कैसी व्यवस्था थी, किस तरह के लोग थे, उन समय की व्यवस्था कैसी थी, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो, इन सभी की जानकारी हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो समय तो बीत चुका है। लेकिन आज अगर हम ये जानना चाहेंगे कि मौर्य काल के समय में व्यवस्थाएं कैसी थी, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसकी जानकारी जिस भी चीज़ से मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत। जिस प्रकार से जल स्रोत कुआं, नदी, तालाब, नहरें, झीलें आदि होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ से जल की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से जहाँ हमें मौर्य काल से संबंधित जो जानकारी मिलेगी वो कहलाएगा मौर्य काल के इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो विद्वानों ने इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा? साहित्यिक स्रोत। पहला कौन सा स्रोत? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भी 2 तरह के स्रोत होते हैं। एक होता है धार्मिक स्रोत। कौन सा स्रोत? धार्मिक स्रोत। और दूसरा होता है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत में दोनों आ गए, दोनों हैं ग्रंथ, लेकिन एक जुड़ा हुआ है धर्म से और एक जुड़ा हुआ है इतिहास से, घटना से। ठीक है ना, तो दोनों ही किसमें गिनती आएगा? ऐतिहासिक स्रोत। आपको आगे ले चलने से पहले आपको बता दें कि मौर्य काल का जो कालखंड रहा, जो समय अवधि रहा शासन का, वो था 322 ईसा पूर्व। कब से? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 322 टू 184 BC ये था कालखंड मौर्य काल का। इसमें अनेक शासक आए और इसके फाउंडर किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रथम शासक हुए। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार आया, फिर उसका पुत्र अशोक आया। इस तरह से एक एक करके इसमें एक से एक महत्वपूर्ण शासक बनते चले गए और मौर्य एम्पायर को एक काफ़ी बड़ा, एक विशाल एम्पायर बनाकर खड़ा किया। ठीक है, तो हमारा जो मेन मुद्दा है वो है इतिहास के स्रोत। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि तीनों सोर्स, पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, वे स्रोत जिसके कुछ अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं, मिले हैं, खोदा गया है। ठीक है, उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा कौन सा? विदेशी यात्रियों का विवरण। तो एक एक करके हम लोग स्रोतों का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांट दिया गया, एक धार्मिक स्रोत के रूप में और दूसरा ऐतिहासिक स्रोत के रूप में। लेकिन फिर भी हम दोनों स्रोतों को एक साथ करके साहित्यिक स्रोत में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें किस चीज़ की जानकारी मिलेगी? प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलेगी। ठीक है, और राजनीतिक स्थिति कैसी थी किस काल में? मौर्य काल। इसकी भी जानकारी कहाँ से मिलेगा? अर्थशास्त्र से। यह अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। और ऐसा माना गया है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करने जा रहे थे, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य ने ही उनकी सहायता की थी। और जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, और उसी के
कहें तो उसी के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर वो आगे बढ़े। एक प्रकार से कह सकते हैं एक अच्छा सलाह देने के लिए उनको रखा गया। तो चाणक्य की सहायता से ही देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बिहार में नंद वंश का खात्मा किया और मौर्य वंश की स्थापना की। तो उस समय प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए या कैसी थी, इन सभी चीज़ की जानकारी किसने दिया? कौटिल्य ने दिया। और जो भी व्यवस्थाएं वहाँ पे लागू हुई उसको अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा। तो हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के प्रशासनिक और राजनीतिक जानकारी या इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरा है विशाख दत्त। विशाख दत्त वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक, एक ड्रामा को लिखा। ठीक है। और इसमें हमें ये जानने का मतलब यह नॉलेज मिलता है, इसमें हम यह जान सकते हैं कि नंद वंश का विनाश कैसे किया गया। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को मारकर और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। साथ ही साथ इसी में हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक निम्न वर्ग से संबंधित थे, एक लो कास्ट से थे। हालांकि इस पर अभी विद्वानों का या इतिहासकारों का एक मत नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये लो वर्ग का था, अर्थात छोटी जाति का था, तो कोई इसे कहते हैं कि नहीं ये क्षत्रिय वर्ग का था। हालांकि इसमें मतभेद है, लेकिन मुद्रा राक्षस में इन्हें एक निम्न जाति, निम्न वर्ग का माना गया। ठीक है। जो मगध का राजा बना, इसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए? ऐतिहासिक ग्रंथ। लेकिन अब जो है वो क्या है? साहित्यिक, यानी कह सकते धार्मिक ग्रंथ। तो धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले आता है कौन सा? बौद्ध ग्रंथ। चूंकि कोई भी धर्म तभी फलता फूलता है जब उसे एक राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। अर्थात जब कोई क्षेत्र, कोई राजा उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, उसे मान्यता देते हैं, तो वह धर्म उस क्षेत्र में बहुत ही तेजी से फलता और फूलता है। तो हमें पता है कि मौर्य शासन काल में बौद्ध धर्म को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया, संरक्षण दिया गया। ठीक है। और इसका प्रचार प्रसार भी किया गया। लेकिन बौद्ध ग्रंथ में एक ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक, जिसमें 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक। इसीलिए इन तीनों पिटकों को एक करके कहा जाता है त्रिपिटक, अर्थात 3 टोकरियां, 3 बास्केट। ठीक है। जिसमें अलग अलग, जैसे विनय पिटक में बौद्ध की शिक्षाएं, सुत्त पिटक में उनसे संबंधित जानकारी। ठीक है ना। तो सभी में अलग अलग तरीके की उनकी जानकारी मिलेगी और सभी में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें राजाओं ने या मौर्य वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या क्या अपनी भूमिका अदा किया, कैसे उसको अपनाया, किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार किया, इन सभी की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ दीपवंश और महावंश में हमें यह जानकारी मिलता है कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार बौद्ध धर्म को बाहर के देशों तक, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल आदि क्षेत्रों में फैलाया। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के दीपवंश और महावंश में भी मिलता है। महाबोधि वंश और दिव्यवंदन आदि ये सभी बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है कि किस तरह, कौन से शासक किसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या काम किया, किसने संरक्षण दिया, किसको इसका एक संघ बनाया, किसने इसमें कहते हैं इसको कोष फंड प्रोवाइड किया ताकि ये धर्म अच्छे से फले और फूल सके। तो बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आता है जैन ग्रंथ। ठीक है। तो चूंकि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही समांतर रूप से चल रहे थे। ठीक है। दोनों ही धर्म एक साथ, इन दोनों धर्मों का उदय हुआ। तो बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें भी
हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। जैसे भद्रबाहु का लिखा हुआ कल्पसूत्र और परिशिष्ट का लिखा हुआ हेमचंद्र, इससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, अर्थात ये भी एक स्रोत के रूप में मौजूद है। पांचवा आता है पुराण। पुराणों में वायु पुराण, मत्स्य पुराण आदि वे सभी पुराण हैं जिसमें मौर्यकालीन राजाओं के कार्यों, उसके कालखंड और कालक्रम की जानकारी मिलती है। कौन कौन से राजा बने, कब कब बने, उन्होंने इस पुराण की भलाई के लिए क्या क्या किया, इन सभी चीज़ की जानकारी हमें पुराणों में मिलती है। तो आपने यह देखा कि साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। इन सभी स्रोतों के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की या मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इतिहास स्रोत जो है वो है हमारा पुरातात्विक स्रोत। कौन सा स्रोत? पुरातात्विक स्रोत। वे स्रोत जो पुरातात्विक हो अर्थात पुरानी हो, बहुत पहले की हो, यानी उस काल की हो, जैसे कि अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख उन लेखों को कहते हैं जो चट्टानों, पत्थरों, गुफाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों पर उस समय के तत्कालीन राजाओं के द्वारा, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या राजनीतिक रूप से लिखे गए थे या खुदवाए गए थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। बहुत सारे अभिलेख मिले, जैसे जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, इसमें हमें यह जानकारी मिलता है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य को पूरे भारत तक फैलाया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। साथ ही साथ हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में क्या किया था? युद्ध लड़ा था। ठीक है, किससे? कलिंग। किससे युद्ध लड़ा था? कलिंग से। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो अभिलेखों के माध्यम से, और इसे कह सकते हैं विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत के रूप में माना जाता है। किसे? पुरातात्विक स्रोत को। ठीक है, लगभग अब तक जो है मौर्य काल में एक शासक है अशोक, सम्राट अशोक, उनके 84,000 अभिलेख मिले हुए हैं और उसमें अलग अलग कार्यों के अभिलेख में जानकारी दिया हुआ है। तो अगर हम इन अभिलेखों का अध्ययन कर लें तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में हमें उस काल के इतिहास की जानकारी मिल जाती है। इसमें तीसरे और शायद 7वें अभिलेख में अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिलता है। किसमें? तीसरे और 7वें अभिलेख में। किसके अभिलेख में? अशोक के तीसरे और 7वें अभिलेख में हमें धम्म की जानकारी मिलती है, अशोक के धम्म की जानकारी मिलती है। तो अभिलेख एक बहुत ही विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोत के रूप में माना जाता है। यदि हम इन अभिलेखों का अध्ययन करें तो मौर्य काल के इतिहास की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है खंडहर एवं स्मारक। बहुत से ऐसे खंडहर मिले हैं जो उस काल के माने जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ हमें मिलती है कि यह खंडहर या यह बिल्डिंग या भवन इस शासक के द्वारा बनाया गया। उसमें उसकी बनावट की शैली, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किए गए सामग्री, साथ ही साथ स्मारक जैसे अशोक स्तंभ, इससे यह पता चलता है कि सम्राट अशोक ने इस स्तंभ को बनवाया था। अब हम ये कैसे जानेंगे? क्योंकि स्तंभ के नीचे में इसको खुदवाया गया, लिखवाया गया कि यह स्तंभ जो है किसने बनाया? सम्राट अशोक ने बनवाया। तो खंडहर एवं स्मारक भी मौर्य काल के इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। और सिक्के, जिसे हम क्या कहते हैं? मुद्राएं। इस काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित हुई, उस सिक्के पर भी उस काल के मोहर होते हैं। ठीक है, और ये पता चलता है कि ये मोहरे किस काल के हैं, ये सिक्के किस काल के हैं। तो इसे क्या माना जाता है? पुरातात्विक स्रोत। अगला स्रोत है
विदेशी यात्रियों का विवरण। कौन सा? विदेशी यात्रियों का विवरण। दरअसल 302 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक मैगस्थनीज नाम का एक विदेशी यात्री भारत आए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए, और उन्होंने, वो कहाँ से आए? ग्रीक से। किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। क्या बना करके? राजदूत बना करके। क्या बना करके? राजदूत बना करके भेजा कि जाओ और भारत जाकर देखो वहाँ की व्यवस्था कैसी है। वो यहाँ पे आए, राज दरबार में मौजूद हुए और एज ए राजदूत की भांति रह करके यहाँ के धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक स्थिति को देखा, समझा और इन सभी स्थितियों को अपने पुस्तक में क्या किया? नोट कर लिया। इसलिए उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, चूंकि वो किस पर लिखा गया था? इंडिया पर लिखा गया था, इसलिए उसका नाम रखा गया इंडिका। क्या नाम रखा गया? इंडिका। तो मैगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? इंडिका की। ठीक है, क्योंकि यह पुस्तक इंडिया पर था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इंडिका। हालांकि यह इसके मूल रूप में अभी मौजूद नहीं है, ठीक है ना, इसके मूल रूप में ये मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे पन्ने हैं जो भी मूल रूप में है, बाकी नहीं है। हालांकि सभी को दूसरे विद्वानों के द्वारा इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। तो मैगस्थनीज जो भारत आए थे ग्रीक से, जिसे सेल्यूकस ने भेजा था भारत में मौर्य काल के शासनकाल में, तो वो यहाँ पे आके रह करके और भारत में जो व्यवस्था थी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो या फिर प्रशासनिक हो, ये देखते हुए कि यहाँ का प्रशासन व्यवस्था कैसा है, इन सभी को उन्होंने एक पुस्तक में नोट किया, जिसे हम लोग इंडिका के नाम से जानते हैं। यदि हमें यह इंडिका पुस्तक मिल जाए तो शायद हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो बताइए, क्या इंडिका एक स्रोत के रूप में हुआ कि नहीं? इंडिका मौर्य काल के स्रोत के रूप में जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? जाना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मौर्य काल के इतिहास के स्रोत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके और भी मौर्य काल से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को सेंड करते रहेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए।